हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है वापस से कॉस्टम लर्निंग में। मैं हूं मनीष झा और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ईच लाइन ऑफ एनसीईआरटी, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आपने उसमें सब्जेक्ट में बायोलॉजी है तो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को छोड़कर कुछ नहीं आता। अगर मैं एकदम स्ट्रिक्टली बोलूं कि एनसीईआरटी के कंसेप्ट एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, तो सारे एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। एनसीईआरटी को बिल्कुल अंडरएस्टिमेट ना करें और इसी को ध्यान में रखते हुए आज जो वीडियो ले आए हैं वो उसमें हर एक लाइन से हम क्वेश्चन बना के लाए हैं। एनसीईआरटी में जो जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो अच्छे सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस लगे, वो आपके लिए लाए हैं। तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, टाइमर लगा दूंगा, उसके बाद आप ट्राई करिएगा। देन आफ्टर आई विल डिस्कस कि इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, ठीक है। और कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चन है इससे जुड़ी हुई और क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू नेचुरल और क्लिनिकल डेथ इज कॉल्ड एज लाइफ स्पैन। तो बताइए, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ या क्लिनिकल डेथ कौन सा होना चाहिए यहां पर, जो कि हम कहेंगे कि ये लाइफ स्पैन है। अगर लाइफ स्पैन कहलाना है तो बर्थ से लेकर कौन सा डेथ डिफाइंड है। देखो, क्लिनिकल डेथ तो कभी भी हो सकता है, तो नेचुरल डेथ डिफाइंड है, तो यहां पे आप लिख दोगे नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ। ये क्वेश्चन आसान था इसलिए आपसे नहीं पूछा, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं था क्वेश्चन। जो कुछ क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होंगे वो पूछते हैं आपसे, ताकि आप थोड़ा सोच पाए, थोड़ा आपका थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप हो, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ फर्स्ट साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, प्लॉइडी एंड नन ऑफ दीज। पहले क्वेश्चन समझिए। द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ, जो लाइफ स्पैन है ऑर्गेनिज्म का वो किस चीज पर निर्भर नहीं करता है। पहला, साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म बड़ा है कि छोटा है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उसके न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उसका कितना नंबर है। उसके बाद प्लॉइडी, वो डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है कि हेक्साप्लॉयड है, किस तरीके का, मतलब जो डीएनए कंटेंट है उसकी कितनी कॉपीज मौजूद है, दिस इज कॉल्ड प्लॉइडी, और इनमें से कोई नहीं। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। यह है आपका टाइमर और मैं टाइमर सेट कर देता हूं, देखिए, डन। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए, लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट ऑफ, किस चीज के इंडिपेंडेंट है, किस चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो आंसर है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हो सकता है आंसर, बट विल डिस्कस द आंसर एज पर एज द एनसीईआरटी इज कंसर्न। तो जब अगर एनसीईआरटी की बात करेंगे तो इंडिपेंडेंट ऑफ किस चीज पे, तो साइज का इंडिपेंडेंट है, मतलब साइज विल बी द आंसर। ऑर्गेनिज्म बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसका जो लाइफ स्पैन है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि ऑर्गेनिज्म का साइज कितना बड़ा है। हाथी है कि चींटी है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि साइज कितना बड़ा है। साइज मतलब लाइफ स्पैन और भी चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन साइज पर डिपेंड नहीं करता। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, विच डू नॉट शोज नेचुरल डेथ। कौन सा ऑर्गेनिज्म नेचुरल डेथ नहीं दिखाता। नेचुरल डेथ मतलब खुद से बूढ़ा होकर नहीं मरता। कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो नेचुरल डेथ नहीं दिखाता। तो इसमें से आपको चुनना है, ये कोई एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं है। यू नीड टू टिक, आपको इसमें टिक करना है कि क्या कौन कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म सही हो सकते हैं। तो इसको ध्यान से करिए, तो टाइम लेके करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए कि कौन सा नेचुरल डेथ नहीं दिखाएगा, करिए। इसके लिए टाइमर नहीं दे रहे हैं, लेकिन कर सकते हैं। चलिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, लॉन्च। चलो देखो, विच डू नॉट शोज नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ कौन नहीं दिखाता, जो यूनिसेल्युलर होता है, जो जिसका ऑर्गेनिज्म बहुत ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बहुत सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो नेचुरल डेथ नहीं दिखाता। तो अमीबा नेचुरल डेथ नहीं दिखाएगा, ठीक। वायरसेस को हमने डिफाइन नहीं किया है, वायरसेस सेल्स ही नहीं है,
तो वायरसेस आंसर नहीं हो सकते। पैरामीशियम यूनिसेलर है, हाँ जी हो सकता है। ह्यूमन बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ह्यूमन बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया हो सकता है, प्लाज्मोडियम भी यूनिसेलुलर है, हो सकता है, और यीस्ट भी यूनिसेलुलर है, हो सकता है। लेकिन कुछ बच्चे लोग यीस्ट के लिए एग्री नहीं करेंगे क्योंकि यीस्ट भी काफी डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है एज पर एज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न, लेकिन यीस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इस वजह से नेचुरल डेथ नहीं दिखाएगा, ऐसा आप मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये उस लाइन से चुना गया है, एनसीईआरटी की उस लाइन से चुना गया जहां से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हाँ यार ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल है कि बायोकेमिकल है कि प्योरली केमिकल प्रोसेस है? सोचो सोचो, मैं टाइमर नहीं दे रहा हूं इसके लिए, ठीक है? सोचा? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 लॉन्च। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल, केमिकल प्रोसेस। आपके बुक में ऐसा मेंशन्ड है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है? रिप्रोडक्शन के दौरान हो सकता है एंजाइम्स भी काम में आते हों, इट कुड बी बायोकेमिकल, बट एज पर एज एनसीईआरटी इज कंसर्न, मैंने बोला आपको कि जो एनसीईआरटी में दिया है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अगर बायोकेमिकल सोच रहे हैं उस तरीके से कि एंजाइम्स भी पार्टिसिपेट करते हैं सर, तो बायोकेमिकल होना चाहिए, तो ठीक है, बायोकेमिकल तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया है बच्चा वो है बायोलॉजिकल, ठीक है? क्योंकि आपका जो पेपर चेक होगा, आपका जो एग्जामिनर है वो आपको किस तरीके से आंकेगा, किस तरीके से वो एनालाइज करेगा आंसर को, जो आपका जो इवैल्यूएट होगा पेपर, जो रीइवैल्यूएशन होगा, वो चीजें कैसे होंगी, वो एनसीईआरटी के बेसिस पे होंगी, तो बायोलॉजिकल विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The three basic stage of life span of an organism, 3 बेसिक स्टेज कौन कौन से हैं लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के? कौन कौन से बेसिक स्टेज हैं? देखो एकदम जनरल क्वेश्चन है, ये एकदम जनरल क्वेश्चन है। जिन्होंने बायोलॉजी बहुत डेप्थ में नहीं भी पढ़ा है उनको भी पता होगा कि ये कौन कौन से स्टेजेस हो सकते हैं। पहले हम जन्म लेते हैं, उसके बाद हम ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं, हमारा जो वेजिटेटिव फेस आता है, मतलब उसको जुवेनाइल फेस भी कहते हैं, जुवेनाइल फेस या वेजिटेटिव फेस आर द सेम थिंग। उसके बाद रिप्रोडक्शन की तरफ जाते हैं, रिप्रोडक्टिवली रूप से मैच्योर हो जाते हैं। तो दीज आर दी 3 बेसिक स्टेज। तो हो सकता है पहला तो है बर्थ, नेक्स्ट वन इज मैच्योरेशन, ठीक है? वो किसी भी टाइप का मैच्योरेशन हो सकता है, वो किसी भी टाइप का मैच्योरेशन होता है, बॉडीली मैच्योरेशन, हार्मोनल मैच्योरेशन, किसी भी टाइप का मैच्योरेशन हो सकता है। इसको आप बोल सकते हो जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज, या इसी को आप बोल दो वेजिटेटिव फेज, ठीक है? और लास्ट वन सेनेसेंस, सेनेसेंस या ओल्ड स्टेज। इसके बाद क्या आता है? डेथ, ठीक है? तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बेसिक एम ऑफ रिप्रोडक्शन इज टू, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, एलिमेंट्री लेवल पे पूछा जाता है और बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है, ठीक है? यू शुड नो, यू शुड नो, एवरीवन मस्ट नो दिस क्वेश्चन, ठीक है? तो बेसिक एम, रिप्रोडक्शन का बेसिक एम क्या है? पहला ऑप्शन है क्रिएट वेरिएशन, वेरिएशन क्रिएट करना, ठीक? दूसरा इनहेरिट वेरिएशन, वेरिएशन को इनहेरिट करना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इफ द वेरिएशन इज गोइंग, तो इसका जो बेसिक एम है रिप्रोडक्शन का वो वेरिएशन को इनहेरिट करना।
कि डीएनए कॉपी करना, और लास्ट वन सारे, इनमें से सारे बेसिक एम हैं, कौन सा करेक्ट है ये हमें बताइए। क्रिएट वेरिएशन, इनहेरिट वेरिएशन, डीएनए कॉपिंग, ऑल ऑफ दीज। सोचिए 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 सोचिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 लॉन्च। देखिए, बेसिक एम ऑफ रिप्रोडक्शन इज टू क्रिएट वेरिएशन। वेरिएशन बनाता है, हाँ बिल्कुल बनाता है। जब डीएनए कॉपी होता है, डीएनए जब कॉपी होता है तो उसमें कुछ गलतियां आती हैं। गलतियां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा आती हैं, एसेक्सुअल में कम आती हैं, कई बार नहीं भी आती हैं। तो क्रिएट वेरिएशन, हाँ जी सही है, क्रिएट वेरिएशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इनहेरिट वेरिएशन, वेरिएशन को इनहेरिट करता है, हाँ जी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डीएनए कॉपी करता है, हाँ वेरिएशन आ ही इसलिए रहा है क्योंकि डीएनए कॉपी हो रहा है। डीएनए अगर कॉपी नहीं होता तो वेरिएशन नहीं आता। इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दीज। सबको समझ में आ गया? वेरिएशन को क्रिएट करना, वेरिएशन को इनहेरिट करना, उसके बाद डीएनए कॉपी करना, ये सारे बेसिक एम हो सकते हैं रिप्रोडक्शन के। एंड आउट ऑफ दीज, अगर मान लो कभी ये पूछ लेता बताओ इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? डीएनए कॉपी, क्योंकि डीएनए कॉपी से ही वेरिएशन क्रिएट होता है। अगर वेरिएशन होगा नहीं तो इनहेरिट क्या होगा? और तो इसीलिए डीएनए कॉपी जो है वो सबसे बेसिक एम मान सकते हो। और फिलहाल अगर ये इन सब में से पूछा जाए तो गलत नहीं है, क्रिएट वेरिएशन भी गलत नहीं है, इनहेरिट वेरिएशन भी गलत नहीं है, डीएनए कॉपी भी गलत नहीं है, तो इसीलिए ऑल ऑफ दीज कैन बी द आंसर। ठीक है, एंड आउट ऑफ दीज विच इज वेरी करेक्ट, विच इज मोस्ट करेक्ट, तो डीएनए कॉपी, तो डीएनए कॉपी मोस्ट करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, 7th क्वेश्चन, द पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन। एक ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा, पानी में होगा कि बॉडी के अंदर होगा, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, किस चीज पर डिपेंड करता है? फर्स्ट मॉर्फोलॉजी, सेकंड एक्सटर्नल फिजियोलॉजी, थर्ड इंटरनल फिजियोलॉजी, फोर्थ हैबिटेट एंड फिफ्थ नन ऑफ दीज। देखो इसमें 5 ऑप्शंस हैं बच्चा, इसको एमसीक्यू बनाने के लिए मैंने 5 ऑप्शंस दिए हैं, बट इन द रियल टाइम एग्जाम जब आप नीट दोगे तब 4 ऑप्शंस ही होंगे। तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, सोचना शुरू करो। पहला ऑप्शन है मॉर्फोलॉजी, सेकंड एक्सटर्नल फिजियोलॉजी, थर्ड इंटरनल फिजियोलॉजी, फोर्थ इज हैबिटेट मतलब कहां रहता है ऑर्गेनिज्म, और नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा करेक्ट होगा? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 लॉन्च। रॉकेट लॉन्च हो गया। देखो मॉर्फोलॉजी पर डिपेंड नहीं करता, मॉर्फोलॉजी पर डिपेंड नहीं करता, बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता। कुछ बातें डिपेंड कर भी सकती हैं, लेकिन हमको चुनना है सबसे ज्यादा करेक्ट कौन सा है, तो मॉर्फोलॉजी नहीं होगा। एक्सटर्नल फिजियोलॉजी नहीं होगा, एनसीईआरटी में दिया है एक्सटर्नल फिजियोलॉजी नहीं दिया है, क्या दिया है? इंटरनल फिजियोलॉजी विल बी द करेक्ट आंसर। हैबिटेट होगा, बिल्कुल होगा। तो इंटरनल फिजियोलॉजी, हैबिटेट, ये दोनों आंसर करेक्ट हैं। तो आप ध्यान देंगे इंटरनल फिजियोलॉजी एंड हैबिटेट बोथ विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर ऐसा हो सकता था कि लिखा हो बोथ सी एंड डी, अगर बोथ सी एंड डी लिखा होता तो उस ऑप्शन को आप करेक्ट मानते, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में दोनों आंसर्स करेक्ट हैं, तो सी एंड डी आपने टिक किया। ठीक है, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट आर क्लोन्स? देखो ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है,
सिंस वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि हम लोग इस वीडियो में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दूंगा, तो उसके लिए तैयार हो जाएं आप कि क्लोन्स क्या है। हमसे ये पूछ रहा है तो आप बताएंगे कि वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से बेसिस पे सिमिलर होते हैं? देखो 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 देखो, ध्यान से सुनो। कौन कौन से बेसिस पे सिमिलर होते हैं? एक तो सिमिलर होते हैं जेनेटिक्स, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, ठीक है। और दूसरा मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली से मतलब एक जैसे दिखाई देंगे एकदम हूबहू और एक जैसा जेनेटिक मेकअप होगा, तो मैं बोलूंगा कि क्लोन है। ये क्या है? क्लोन है। ठीक, इट्स टाइम फॉर वेरी न्यू इंफॉर्मेशन। चलो नया इंफॉर्मेशन देते हैं आपको। बताओ पहला क्लोन, पहला क्लोन किसका बना था? सर पहला क्लोन बना था शिप का। ठीक, बहुत सुंदर। अच्छा, किसने बनाया था? किसने बनाया था? इयान विल्मट। किसने? इयान विल्मट ने। ठीक, अच्छा नाम क्या था इस शिप का? ये जो शिप थी इसका नाम क्या था? इसका नाम था डॉली। क्या था? डॉली। तो ये इंफॉर्मेशन याद रखेंगे कि जो फर्स्ट क्लोन बना था दैट वाज अ शिप, और उसको बनाने वाले थे इयान विल्मट, और उस शिप का नाम था डॉली। डॉली डॉली, यस पापा, डॉली। ठीक है, तो ये जो है ये इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एसेक्सुअल, मोटाइल एंड माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स आर। ध्यान से सुनो क्या क्या बोला है। एसेक्सुअल, कलर तो चेंज कर ले बच्चा। एसेक्सुअल, मोटाइल एंड माइक्रोस्कोपिक। पहले क्या बोला? एसेक्सुअल बोला, सेक्सुअल नहीं, एसेक्सुअल। मोटाइल बोला मतलब चल सकता है। मेरे को आप बताएंगे कि चलने के लिए किस चीज का उपयोग करेगा, मतलब चलने के लिए कौन सा पार्ट इस्तेमाल करेगा। ये जो है और ये जो स्पोर बन रहे हैं ये चल सकते हैं बोल रहे हैं, तो एस जो 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 ऑर्गेनली या सेलुलर पार्ट चलने के लिए इस्तेमाल होगा उसका नाम सोचो सोचो सोचो, फ्लैजेला। ठीक है, तो इसके पास फ्लैजेला होगा, मोटाइल होगा ये। ठीक है, तो फ्लैजेला होना चाहिए मतलब मोटाइल होना चाहिए, माइक्रोस्कोपिक होना चाहिए और एसेक्सुअल होना चाहिए। ये तीनों बातें ध्यान देंगे, ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों बातें आप ध्यान देंगे। और ये स्पोर्स हैं। बताओ एसेक्सुअल, मोटाइल, माइक्रोस्कोपिक, स्पोर्स कौन सा? बोलो 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 बोलो, जल्दी जल्दी। सर आप जब तक लॉन्च नहीं करते हो ना तब तक मजा नहीं आता। चलो ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 लॉन्च। चलो आया दिमाग में कुछ? इसका आंसर है ज़ूस्पोर। क्या है? ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर वो स्पोर होते हैं जो एसेक्सुअल होते हैं और मोटाइल होते हैं। अच्छा, आपसे देखो पूछा तो है नहीं, पूछा नहीं है, लेकिन ये बताओ कि अगले क्वेश्चन में पूछा है शायद, हाँ पूछा तो है। तो ये बताओ कि ऐसे स्पोर को क्या बोलते हैं जो चल नहीं सकते? ऐसे स्पोर को क्या बोलते हैं जो चल नहीं सकते? और ऐसे स्पोर को क्या बोलते हैं जो नेकेड स्पोर्स होते हैं, मतलब जिनके ऊपर कवर नहीं होता? तो ऐसे स्पोर को क्या बोलते हैं? ए प्लानर स्पोर बोलते हैं जो मोटाइल नहीं होते। ठीक है, हो गया। और नेकेड स्पोर्स को कहते हैं, क्या कहते हैं नेकेड स्पोर्स को? नेकेड स्पोर्स को क्या कहते हैं बताओ जल्दी 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 बताओ बच्चे।
व्हाट वी कॉल द नेकेड स्पोर्स, ऐसे स्पोर्स जिनके ऊपर कवर नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? अरे सर हमने पढ़ा था लेकिन भूल गए, हम तो 11th में भी पढ़ा था इसको, 11th में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था, लेकिन हम तो भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, हम आपको याद दिला देते हैं। वो ये कि जो पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन, देखो पेनिसिलिन से एक कहानी याद आई। बताओ पेनिसिलिन के बारे में और क्या जानते हो, फिर बताऊंगा आंसर। पेनिसिलिन के बारे में और क्या जानते हो? अरे सर ये तो पेनिसिलिन वही वाले हैं ना, वो एंटीबायोटिक वाले 1929 वाले। ये वही पेनिसिलिन है जो पहला एंटीबायोटिक है। ये वही पेनिसिलिन है जिसको एक फंगस से निकाला गया था। उस फंगस का नाम क्या था? उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम। वो किस टाइप का फंगस था? तो किस टाइप का फंगस अगर पूछेंगे तो आप ढूंढो किस टाइप का फंगस है, मेरे को बताना कमेंट करके कि ये किस टाइप का फंगस था। ठीक है, अच्छा। तो पेनिसिलिन, पेनिसिलिन था कैसा? अब पेनिसिलिन कैसा स्पोर बनाता है? कोनिडियोस्पोर। स्पोर। ये लो, ठीक है, कोनिडियोस्पोर। कोनिडियोस्पोर कैसा दिखता है? फंगस कैसा दिखता है? ऐसा देखो, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ बना के ताकि थोड़ा समझ में आ जाएगा। अरे यार अच्छा, सही सही, ऐसा ही तो दिखता है। कौन सा कलर लें? हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये ऐसा 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 ऐसा, और उसके बाद ऐसे 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 स्पोर्स, ऐसे ऐसे स्पोर्स, ऐसे देखे थे, ऐसे स्पोर्स। तो ये जो स्पोर्स थे ना, ये क्या है? दे आर नथिंग बट कोनिडियोस्पोर्स। ठीक, पेनिसिलिन के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, याद रखने की कोशिश करेंगे। पेनिसिलियम नोटेटम was the fungi from the first antibiotic was isolated। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड। अरे सर ये क्या बेकार सवाल आपने पूछ लिया, ये तो हमको एकदम बाएं हाथ का खेला ही है इसको, ये सब क्या, ये सब सवाल के लेवल में थोड़ी आता है। सो रुको जरा, अभी थोड़ा टाइम दो, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना, सवाल आप सोचते हो कि आसान है लेकिन होता नहीं है। तो सवाल वैसे तो ये आसान है, लेकिन बता दो जो बेसिक डिफरेंस बताओ। एसेक्सुअल मोड में वेरिएशन आता है कि नहीं आता? नहीं आता। कुछ बच्चे लोग बोल रहे हैं नहीं आता, मैं बोलता हूं आता है, थोड़ी मात्रा में आता है। ठीक है, एसेक्सुअल मोड में भी वेरिएशन आता है लेकिन थोड़ी मात्रा में आता है। क्यों सर? एसेक्सुअल मोड में तो हमने पढ़ा था कि वेरिएशन नहीं आता, उसमें ऑर्गेनिज्म एक टाइप के दिखते हैं। लेकिन बच्चा अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो क्या कॉपी हो रहा है डीएनए का? आंसर है हाँ। अगर कॉपी हो रहा है डीएनए का तो क्या उसमें एरर आ रहा होगा? आंसर है हाँ। हालांकि वो एरर बहुत कम होगा लेकिन एरर तो आएगा, क्योंकि व्हेनेवर देयर इज अ डीएनए कॉपी देयर इज एरर, देयर इज चांस ऑफ एरर। ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में वो चांस ज्यादा है, मतलब वेरिएशन आने के चांसेस ज्यादा हैं, और कम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में वो जो वेरिएशन आने के चांसेस कम है। ठीक है, मतलब एसेक्सुअल मोड जो दिखाते हैं, एसेक्सुअल मोड में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपलर होता है। बैक्टीरिया, फंजाई, उसके बाद लोअर एल्गीज, लोअर प्लांट्स जिनमें एल्गी आते हैं, फर्न्स आते हैं, मॉसेस आते हैं। कुछ याद आया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? नहीं सर अभी तो नहीं आ रहा है याद, आ जाएगा धीरे धीरे, आएगा बिल्कुल आएगा याद। तो एसेक्सुअल मोड कौन होता है? जिसमें गेमेट ना बने, जिसमें गेमेट ना जुड़े, जिसमें सिंगल पेरेंट हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा पेरेंट हो, ऑपोजिट सेक्स वाले हो, गेमेट बने। गेमेट बनने को क्या बोलते हैं? गेमेटोजेनेसिस। स्पर्म के बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस। एग के बनने को oogenesis। दोनों के निकलने को, एग के ओवरी से निकलने को क्या कहते हैं? थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा है सर, लेकिन पेट में है, मुंह में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ है? कोई बात नहीं,
उसे कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। अच्छा, स्पर्म के बनने को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। उसमें हम आपको बताएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटिड बनता है, स्पर्मियोजेनेसिस होता है, स्पर्मिएशन होता है, अलग अलग चीजें होती हैं। टर्म्स में ना उलझें, कंसेप्ट को क्लियर रखें, ठीक है। तो एसेक्सुअल मोड और सेक्सुअल मोड में एक और बेसिक डिफरेंस है, वो ये कि एसेक्सुअल मोड और सेक्सुअल मोड में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अगर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है वो एसेक्सुअल दिखा रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म दिखा रहा है सेक्सुअल मोड, तो बताओ किसके जीने के चांसेस, किसके लाइफ के चांसेस, किसके जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा हैं, बताओ। ठीक है, इसको आप सोचते रहो, तब तक हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, पैरासेक्सुअल मोड की। जीवन में कलर का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो जीवन में कलर हमेशा भरते रहें और दूसरों के जीवन में भी कलर्स भरते रहें और अपने जीवन को भी कलरफुल बनाए रखें। तो पैरासेक्सुअल मोड बताओ, पैरासेक्सुअल मोड। अरे सर ये क्या पूछा है आपने? सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड तो पढ़ा हमने, पैरासेक्सुअल तो पढ़ा भी नहीं है, नाम भी नहीं सुना इवन, मतलब यहां से होके गुजरा भी नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? पढ़ा है बेटा, तूने पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है आपने। 11th में आपने पढ़ा है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया प्रिमिटिव टाइप का जीन ट्रांसफर करते हैं, पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा तो है ये लाइन, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि ये पैरासेक्सुअल मोड है। क्यों है पैरासेक्सुअल मोड? क्योंकि पहले जब लाइफ शुरू हुई होगी, जब शुरू में जीवन आया होगा, जब ऑर्गेनिज्म एकदम सिंपलर रहे होंगे, तब कौन सा मोड रहा होगा? एसेक्सुअल मोड। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होने के बाद, इवोल्यूशन के कोर्स के दौरान एसेक्सुअल किस में बदला होगा? सेक्सुअल में बदला होगा। अच्छी बात है, एसेक्सुअल सेक्सुअल में बदला। इसके बीच में अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करना चाहूं, मतलब यहां पर बीच में, इन बिटवीन दीज टू मोड्स, तो मैं बोलूंगा एक ऐसा मोड है, एक ऐसा जीन ट्रांसफर है, क्योंकि बेसिकली रिप्रोडक्शन इज डीलिंग विद द ट्रांसफर ऑफ जीन। दो अलग ऑर्गेनिज्म से अगर जीन आ रहे हैं, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से अगर डीएनए आ रहे हैं, आई विल कॉल इट अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर एक ही से डीएनए आ रहा है तो मैं बोलूंगा एसेक्सुअल मोड। तो इसका मतलब यह हुआ कि बेसिक एम क्या है? डीएनए अलग अलग जगह से डीएनए ले लेता है और अलग अलग डीएनए आने की वजह से वेरिएशन आ जाता है, और सेक्सुअल मोड में वेरिएशन ज्यादा आता है। अब आपको पता चल रहा होगा कि एसेक्सुअल मोड में वेरिएशन कम क्यों आता है और सेक्सुअल में ज्यादा क्यों आता है। भाई अगर डीएनए एक ही जगह से लोगे तो वेरिएशन नहीं आएगा, सीधी बात है, लेकिन अगर डीएनए अलग अलग जगह से लोगे तो वेरिएशन आएगा। कहानी बस एकदम सिंपल सी है, इतनी सी थी ये कहानी, है ना। अब देखो, सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड के बीच में पैरासेक्सुअल मोड एग्जिस्ट करता है। पैरासेक्सुअल मोड, ठीक है, जो प्रिमिटिव टाइप का जीन ट्रांसफर है, प्रिमिटिव टाइप का जीन ट्रांसफर। अच्छा सर, तो पैरासेक्सुअल मोड हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। पैरासेक्सुअल मोड में क्या क्या आता है? पैरासेक्सुअल मोड में आता है, सबसे पहले तो आता है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा आता है कंजुगेशन, ठीक है, और तीसरा आता है ट्रांसडक्शन। देखो ध्यान सुनो, जो बच्चे 11th में थोड़ा थोड़ा ध्यान दिए होंगे वो सब, अगर मान लो आप कभी आपने ध्यान दिया हो पैरासेक्सुअल मोड में कि यह जीन ट्रांसफर पूरा प्रिमिटिव टाइप का जीन ट्रांसफर कैसा है और आपने ढूंढा हो तो पढ़ लिया होगा। जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी पढ़ लिए होंगे इसको, ठीक है। अगर नहीं सुना है आपने, पहले नहीं सुना है, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन ये सब नहीं सुना है, तो हम सुनाएंगे ना, हम किस मर्ज की दवा है, ठीक है। तो सुनो, पैरासेक्सुअल मोड में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, कंजुगेशन आता है, ट्रांसडक्शन आता है। ये क्या है
प्रिमिटिव टाइप का जीन ट्रांसफर है। ठीक है, क्योंकि जो नीट का क्वेश्चन आता है ना बच्चा, उसमें ये कहीं नहीं लिखा होता है ये तो 11th का है इसको मत पढ़, ये तो 12th का है इसको मत पढ़। क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, कंसेप्ट 11 से भी आ सकता है और 12 से भी आ सकता है। तो दो वी आर डीलिंग विद द कोर्स ऑफ 12th बट वी आर नॉट अंडरस्टिमेटिंग द कोर्स ऑफ 11th। तो 11th के कंसेप्ट को भूलना नहीं है, हम धीरे धीरे आपको 11th के कंसेप्ट भी याद दिलाते रहेंगे जहां पर जरूरत होगी। इतनी बात समझ में आ गई? तो पैरासेक्सुअल मोड अब याद रख लेना ध्यान से, सेक्सुअल मोड, पैरासेक्सुअल मोड, एसेक्सुअल मोड। ठीक है, तो ये तीन टाइप के मोड हैं रिप्रोडक्शन के, जिसमें से पैरासेक्सुअल मोड सिर्फ 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 बैक्टीरिया ही दिखाते हैं। ठीक भाई, अब आते हैं इस पे। ये तो डिफरेंस समझ लिया आपने ना, डिफरेंस तो हो गया क्लियर। ठीक है, अब बताओ कि ये जो हमने 10 क्वेश्चंस आपको कराए, ठीक है, ये जो 10 क्वेश्चंस आपको कराए, इसमें से कुछ दिक्कत अगर है, कुछ परेशानी, कुछ दुविधा, कुछ समस्या, कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि और कौन कौन से रंग आते हैं इस क्वेश्चंस में। ठीक है, और कैसे कैसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तब तक आप नोट्स बना लीजिए और चीजों को लिख लीजिए, एक जगह पे नोट कर लीजिए, और उसके बाद फिर मैं वापस आता हूं 11th क्वेश्चन लेके। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वेजिटेटिव पार्ट ऑफ स्पंजेस आर डैश एंड दैट ऑफ वाटर हाइसिंथ इज डैश। आपको पूछ रहा है स्पंज का वेजिटेटिव पार्ट बताइए और वाटर हाइसिंथ का वेजिटेटिव पार्ट बताइए। देखिए, वेजिटेटिव पार्ट स्पंज, मेरे को बता दो पहले आप लोग कि स्पंज कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, किस फाइलम से बिलोंग करता है स्पंज? सर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, पोरीफेरा से बिलोंग करता है। हाँ जी बिल्कुल, पोरीफेरा से ही बिलोंग करता है। लिख लो यहां, पोरीफेरा से बिलोंग करता है। किससे? पोरीफेरा से, पोरीफेरा से बिलोंग करता है। ठीक है, स्पंज का वेजिटेटिव पार्ट पूछ रहा है आपसे, इसका वेजिटेटिव पार्ट है जेम्यूल। क्या है? जेम्यूल। ठीक है, और वाटर हाइसिंथ का वेजिटेटिव पार्ट पूछ रहा है। वाटर हाइसिंथ का वेजिटेटिव पार्ट है ऑफसेट। ऑफसेट। अच्छा बताओ, वाटर हाइसिंथ के बारे में और क्या क्या चीजें हैं हमको जाननी चाहिए? ये पहले, सबसे पहले तो आपको बायोलॉजिकल नेम जानना चाहिए, अभी आएगा क्वेश्चन में शायद। ठीक है, देखते हैं। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। रूट अराइजेस नॉर्मली फ्रॉम ए से अराइज होता है नॉर्मली रूट, और जो रूट ए से अराइज नहीं होते उनको क्या कहते हैं? उस टाइप के रूट्स को और क्या कहते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। नॉर्मली रूट कहां से अराइज होते हैं? नॉर्मली रूट अराइज होते हैं फ्रॉम रेडिकल। ठीक भाई, रेडिकल से अराइज होते हैं। जो रूट रेडिकल से अराइज नहीं होते, यहां पे रेडिकल लिख लो, जो रूट रेडिकल से अराइज नहीं होते उनको क्या कहते हैं? तो यहां पे आप लिख लो एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट जो आप जिंजर में देखते हो, जो कहीं से भी निकला होता है ना, वो ऐसे नोड से निकला होता है रूट। दैट टाइप ऑफ रूट्स विच आर नॉट अराइजिंग फ्रॉम रेडिकल, सीड के रेडिकल पार्ट से अराइज नहीं होता, उसको कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, और जितने भी और बाकी इनको छोड़कर जितने भी रूट हैं, दे अराइजेस ओनली फ्रॉम रेडिकल। अच्छा बताओ, शूट कहां से अराइज होता है? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, जो सीड पढ़ा था, प्लूमूल से अराइज होता है। कहां से? प्लूमूल से। जो सीड अगर मान लो ऐसा है, देखो अगर ऐसा दिखता है सीड, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है, मान लो ऐसा दिखते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ये होगा प्लूमूल पी, और ये होगा रेडिकल। रेडिकल बन जाएगा रूट, प्लूमूल बन जाएगा शूट। ठीक है, और इस तरीके से रूट और शूट दोनों डेवलप होगा, और ये नन्ना नन्ना सीड एक नन्हे नन्हे प्लांट में बदल जाएगा, और फिर आपको फल खाने मिलेंगे। ठीक है, ओके आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, द नेम ऑफ प्रोपाग्यूल, इसका आपको प्रोपाग्यूल बताना है, वेटेटिव पार्ट बताने, वेटेटिव प्रोपाग्यूल बताने, ठीक है। आपको प्रोपाग्यूल्स बताना है कि इसका प्रोपागेशन कैसे होता है। पटेटो, पटेटो या पोटैटो, पटेटो पहले बताओ, पटेटो और स्वीट पटेटो में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आलू एंड शकरकंद? ठीक है, आलू ये वही आलू है, जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा मैं तेरी शालू। चलो ठीक है, आलू, आलू बताओ। वेटेटिव प्रोपाग्यूल बताओ, क्या है? ट्यूबर, ट्यूबर, ट्यूबर। ये नोड से रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली नोड से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसमें आई पढ़ा होगा आपने, आई एक ऐसा ऐसा ऐसा। अच्छा बताओ, कौन सा हॉलीवुड मूवी है जिसमें आलू गाता है मार्स पे? द मार्शियन। द मार्शियन देखा है? अच्छी बात है, देखा है, नहीं देखा तो जाके देखो भाई, बहुत कंसेप्ट क्लियर होता है यार, ठीक है। बनाना, बनाना किससे निकलता है? ये भी है ट्यूबर, ये भी नोड से ही निकलता है, ठीक है। ब्रायोफाइलम किससे निकलता है? लीव से, लीव से। लेकिन क्या लीव से कहीं से भी निकल जाएगा? नहीं बच्चा, लीव से कहीं से भी नहीं निकलेगा, लीफ मार्जिन से निकलेगा। कहां से? लीफ मार्जिन से, ठीक। अगेव, अगेव कहां से? अगेव कहां से? अगेव आएगा बलबिल, बलबिल, बिल, बलबिल। कहां से? बलबिल। इसको बल्ब भी बोल सकते हो। जिंजर, 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 ट्यूबर, ट्यूबर, जिंजर, जिंजर, ट्यूबर, ट्यूबर। ये वही है रूट, वो नोड से निकलता है ना, ऐसा वाला, ऐसे 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 ऐसे, अदरक ऐसे 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 निकलता है, ऐसे लाइक दिस। तो इस तरीके का निकलेगा तो ये जिंजर। डन। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 14। सर अब तो आप लॉन्च नहीं करा रहे हो? अब कराते हैं कराते हैं कराते हैं कराते हैं। दिल थाम के बैठिए अगले लॉन्च के लिए। Your countdown starts, going to start very soon. The another name of water hyacinth is, another name, इसे कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो था वाटर हायासिंथ, उसने बंगाल में इतनी तबाही मचाई, क्योंकि इसका फिनोमिनल रेट होता है, बढ़ने का फिनोमिनल रेट होता है, बहुत तेज बढ़ता है, ठीक है। और बहुत तेज बढ़ता है, पानी के सरफेस के ऊपर फैल जाता है और आने वाले सनलाइट को, आने वाले ऑक्सीजन को रोक देता है और अंदर वाले एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म घुट घुट के मर जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसे कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल, जो क्या चीज का ब्लॉकेज करता है? लाइट, लाइट का, रोशनी का, ठीक है। और दूसरा किस चीज का ब्लॉकेज करता है? सनलाइट, सूरज की किरणें, सूरज की किरणों को नहीं आने देता और ब्लॉक कर देता है। और आपको पता है कि प्लांट सूरज की किरणों से क्या बनाते हैं? कौन सा मॉलिक्यूल बनाते हैं? ग्लूकोज। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। सर ये तो हमको पता था, आप क्या नया पूछ रहे हो? बेटा नया पूछ रहे हैं हम। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ फोटोसिंथेसिस? सोच के रखो, सोच के रखो, सोचो 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 सोचो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 लॉन्च। क्या कहते हैं? CO2 फिक्सेशन। फोटोसिंथेसिस को और CO2 फिक्सेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। द वाटर हायसिंथ इज एन एक्सोटिक या इंडियन ब्रीड? बताओ एक्सोटिक है कि इंडियन है? कैसा ब्रीड है? एक्सोटिक ब्रीड है कि इंडियन ब्रीड है? वाटर हायसिंथ, वाटर हायसिंथ लाया गया बाहर से। कहां से? एक्सोटिक है ये। कैसा है? एक्सोटिक, एक्सोटिक, इट्स एन एक्सोटिक ब्रीड, ठीक है। क्यों लाया गया, कैसे लाया गया, ब्ला ब्ला ब्ला, आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। द कॉज ऑफ इंपोर्ट ऑफ वाटर हायसिंथ टू इंडिया इज और आर। क्यों लाया गया?
क्या वजह थी कि इस मुसीबत को इंडिया में लाया गया? बेटा जब लाया गया था तब तो मुसीबत नहीं थी, तब क्या था? तब हमने देखा ब्यूटी। क्या देखा? ब्यूटी ऑफ फ्लावर। अच्छा, बहुत सुंदर फ्लावर ये जनरेट करता था। ब्यूटी ऑफ लीव्स, इनकी पत्तियां बहुत सुंदर थी। तो इस सुंदरता को देखकर आकर्षित हो गए लोग और इसे लाया इंडिया में, और इंडिया में इसने तबाही मचा दी। क्या मचा दी? तबाही। और इसीलिए इसको वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। कोई बता सकता है क्या है इसका बायोलॉजिकल नाम? क्या है इसका बायोलॉजिकल नाम? क्या है? व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ वाटर हाइसिंथ? तब तक सोच के रखिए, तब तक हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। नोड्स नीड कॉन्टैक्ट ऑफ सॉइल। कमेंट करो कि नोड वाले नोड नहीं ना, दो ब्रांच के बीच वाला नोड नहीं, जहां से ब्रांच निकलता है उसको नोड कहते हैं, बीच के डिस्टेंस को इंटर नोड कहते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट इंटर नोड या नोड, मैं बात कर रहा हूं उस नोड की जहां से रूट निकलता है ना, जो आउट ग्रोथ निकलती है वहां से रूट निकलता है, उस नोड की बात। जब ये नोड सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो सॉइल के कांटेक्ट में आने के बाद ही ये क्या बनता है? नया प्लांट बनता है। कब बनेगा? जब ये नोड सॉइल के कांटेक्ट में आएगा, उसके बाद ग्रो होगा, और ग्रो होने के बाद नया प्लांट बन जाएगा। तो सॉइल में ऐसा क्या है? सॉइल में ऐसा क्या है जो इसे प्लांट बना देता है? मिट्टी में ऐसा क्या है? मिट्टी में क्या है बताओ? सॉइल एक मिनरल की खदान है। किससे बनी हुई है सॉइल? रॉक से। रॉक क्या होते हैं? आखिरकार मिनरल होते हैं। तो वो जब मिनरल प्लांट को मिलेंगे, वो मिनरल जब प्लांट को मिलेंगे तो क्या होगा? तो प्लांट का ग्रोथ होगा। ठीक है, ठीक है बच्चा? तो प्लांट का ग्रोथ होगा, और जब प्लांट का ग्रोथ होगा तो प्लांट का ग्रोथ जब होगा तो बहुत मजा आएगा। सीधी बात है। नोड्स ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट whenever got contact of soil। ठीक है? अच्छा, एक और क्वेश्चन आपको देते हैं। पिछले स्लाइड में मैंने क्वेश्चन पूछा था ये कि क्या पूछा था? हाँ, व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ वाटर हाइसिंथ? वाटर हाइसिंथ का बायोलॉजिकल नेम है इकॉर्निया। इकॉर्निया है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछते हैं। बताओ मिट्टी, जो पहली बारिश होती है ना तो मिट्टी की खुशबू आती ना, मिट्टी की खुशबू। एक गाना आया था ना, अंबर बरसिया पानी, आया था ना? चलो ठीक है, पूरा गाना नहीं गाते। तो वो जो चीज थी, वो जो खुशबू आती है पहले बारिश की खुशबू, वो किस चीज की वजह से आती है? वो किस चीज की खुशबू है? तो वो आप हमको बताएंगे, कमेंट में बताएंगे, और हम आपको बताएंगे कि आपने जो बताया है वो सही बताया है कि नहीं। नेक्स्ट, मूविंग टू द 18th क्वेश्चन, साइन ऑफ एंड ऑफ जुवेनाइल फेज। अगर जुवेनाइल फेज का एंड होता है तो कैसे पता चलेगा? कि जुवेनाइल फेज खत्म हो गया? कैसे पता चलेगा? फ्लावर से पता चलेगा सर। किससे? फ्लावर से। अगर फ्लावर आया है तो जुवेनाइल फेज गया है। जुवेनाइल फेज जब जाएगा तभी फ्लावर आएगा। अरे यार, ये तो कविता बन गई। चलो ठीक है, देखते हैं। लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 19। A plant flower once in 12 years found in dash region have flower of dash color and popularly known as dash and dash। एक फ्लावर है जो दिए गए स्थान पर पाया जाता है, इस कलर का होता है, इसका फ्लावर इस कलर का होता है, और इसको इस और इस नाम से जानते हैं। इतने सारे जो हमने इस बताए वो आप फिल करिए। 12 साल में एक बार केरल में, कर्नाटक में, कर्नाटक और तमिलनाडु, कहाँ? तमिलनाडु, यहां पर मिलता है। ठीक है, 2000
2006 में मिला, 12 साल बाद 2018 में मिला, फिर 12 साल बाद अब मिलेगा, जहाँ भी जब भी मिलेगा आप देख लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए, आप 12 इसमें ऐड कर लीजिए, तब आपको भी मिलेगा। केरल और कर्नाटक में जो फ्लावर आते हैं वो थोड़े ब्लूइश वॉयलेट कलर के होते हैं और ये बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं और वहाँ की जो रीजनल सरकार है, गवर्नमेंट है, उसको बहुत सारा फ़ायदा होता है। क्यों फ़ायदा होता है? फ़ायदा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे जो टूरिस्ट आते हैं वो पूछते हैं कि ये क्या है और उसका मज़ा लेते हैं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत दिखता है। जो माउंटेन इलाके हैं वहाँ पे पूरा ये छा जाता है और इस वजह से बहुत सारा जो रुपए कमाने का मौका मिलता है। ठीक है, पॉपुलरली नोन एज, क्या कहते हैं इसको? इसको बायोलॉजिकली कहते हैं स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना। और इसे कहते हैं कॉमनली नीला कुरंजी। ठीक है, moving to the next question number 20. The transit from one phase to another phase is regulated by dash and dash. अगर ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म ने जन्म लिया, फिर बड़ा हुआ, मैच्योर हुआ, रिप्रोड्यूस किया, शादी वादी करेगा, रिप्रोड्यूस किया, उसके बाद सेनेसेंट फेज आ गया, बूढ़ा हुआ, मर गया। ठीक है, यही कहानी है। तो ये जो इतने सारे स्टेजेस हैं, तो इसका जो ट्रांजिट है, मतलब एक स्टेज से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ब्ला ब्ला ब्ला, ये जो ट्रांजिट है ये कौन देखता है? तो दो महाशक्तियां हैं जो ये देखती हैं। पहला हॉर्मोन्स और दूसरा एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट, ये दो देखती। सेनेसेंट फेज खत्म हो गया, कैसे पता चलेगा कि सेनेसेंट फेज का जो सेनेसेंट फेज है वो शुरू हो गया और मतलब जो बाकी चीजें हैं वो खत्म हो गई, मतलब अब बुढ़ापा आ गया, अब तो भैया ऊपर जाना है, भगवान से मिलना है। कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म ये क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस, इसका रेट डिक्रीज हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा, बॉडी रिपेयर नहीं हो पाएगी, चीज़ें जो ग्रोथ होगा, ग्रोथ वो रुक जाएगा, सीज हो जाएगा या कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बॉडी ग्रोथ नहीं कर पाएगी, नए सेल्स अच्छे से बन नहीं पाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, और सेनेसेंट के बाद क्या आता है भैया? सियावर रामचंद्र की जय, मतलब आदमी मर जाता है। ठीक है, ओके, moving to the next question. How we will come to know that an organism या an animal has ended up with the juvenile phase and approaching to the reproductive phase? मतलब एक ऑर्गेनिज्म का, एक एनिमल का जुवेनाइल फेज खत्म हो गया और वो रिप्रोडक्टिव फेज की तरफ जा रहा है। कैसे कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि बहुत सारे बॉडीली चेंजेस आएंगे, बॉडीली चेंजेस आएंगे, हार्मोनल चेंजेस आएंगे। अच्छा बताओ ऐसे चेंजेस को क्या बोलते हैं? सर थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा है लेकिन पूरी तरीके से अच्छे से याद नहीं आ रहा है। हम इसे कहते थे वो चेंजेस जो प्यूबर्टी पे आते हैं, एडोलेसेंस। इसमें बॉडी में चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं, उसके बाद जो फीमेल्स और मेल्स में अलग अलग टाइप के चेंजेस आते हैं। जो मेल्स हैं उनका जो आवाज़ है भर जाता है, थोड़ा भारी हो जाता है, एडम्स एप्पल आ जाता है। फीमेल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, मेल्स में बॉडी हेयर्स आते हैं और बहुत सारी चीज़ें। जो फीमेल है वो ग्रोथ ऑफ द फीटस के लिए तैयार होती है, रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होती है। बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मेंटली भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिजिकली भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बहुत सारे चीज़ें इसमें आपको पढ़नी होती है। ठीक है, और इससे हम कहते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी। अच्छा, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Why there is some case in which an organism switch from asexual mode to sexual mode? ऐसा क्या मुसीबत आता है, ऐसा क्या जरूरत पड़ती है, ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है कि एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने वाला ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने लगता है, मतलब एसेक्सुअल से सेक्सुअल मोड की तरफ स्विच कर जाता है? क्यों भाई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या सेक्सुअल मोड ज्यादा सर्वाइवल देता है? हाँ जी। क्यों देता है? क्योंकि ज्यादा वेरिएशन आता है। बिल्कुल सही। ज्यादा वेरिएशन आने से क्या होता है? ज्यादा वेरिएशन आने से डीएनए में वो चेंजेस आते हैं जो ऑर्गेनिज्म को अडैप्ट करने के लिए केपेबल बनाते हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो ये सारी रीजंस हैं कि क्यों एसेक्सुअल से सेक्सुअल मोड की तरफ स्विचिंग होती है। ठीक है, अच्छा, लेकिन एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड के अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान भी हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि एसेक्सुअल मोड बुरा है और सेक्सुअल मोड अच्छा है। अगर मान लो एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म चाहिए होगा, अगर जेनेटिक मेकअप में आपको चेंज नहीं चाहिए तो क्या देखोगे? सेक्सुअल मोड की तरफ जाओगे। और अगर आपको सेक्सुअल अगर आपको डीएनए में चेंजेस चाहिए, अगर आपको वेरिएशन चाहिए, अगर आपको इवोल्यूशन चाहिए, तो कहां जाओगे? सेक्सुअल मोड की तरफ जाओगे। तो अपने अपने बेनिफिट, अपने अपने नुकसान दोनों मोड्स के हैं। इसीलिए अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ईस्ट्रस साइकिल इज शोन बाय। मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन दिखाता है? ईस्ट्रस साइकिल कौन दिखा? सर मेंस्ट्रुअल साइकिल तो सुना है भाई, ईस्ट्रस साइकिल क्या होता है? देखो क्या होता है ना बच्चा, मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म में होता है जो क्या हो? प्राइमेट हो। प्राइमेट मतलब हम जैसे प्राइमेट, प्लेसेंटल ऑर्गेनिज्म। और ईस्ट्रस साइकिल उनमें होता है जो नॉन प्राइमेट होते हैं, जैसे नॉन प्राइमेट, जैसे काउ, बेफेलो, शीप वगैरह वगैरह। ठीक है, इन लोग नॉन प्राइमेट हैं। तो यहां क्या लिखोगे? यहां लिख लो मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन दिखाता है? प्राइमेट, प्राइमेट, और यहां नॉन प्राइमेट। हालांकि दोनों ही चेंजेस कैसे हैं? साइक्लिक हैं। कैसे हैं? साइक्लिक हैं। दोनों ही चेंजेस में हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं इस चेंजेस को। दोनों ही चेंजेस में बॉडी में चेंजेस आते हैं। दोनों ही चेंजेस बायोकेमिकल चेंजेस हैं। बाकी सारी चीजें सही है, लेकिन ईस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये मेजर डिफरेंस है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सिंगल सेल स्ट्रक्चर। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सिंगल सेल है, मतलब एक ही सेल है और दो जनरेशंस को लिंक करता है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नहीं लिखेंगे अभी, अभी आप सोचिए, सोचो 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 सोचो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, लॉन्च। अरे सर आप तो लॉन्च कर देते तो हम तो सोच नहीं पाते। कोई बात नहीं बच्चा, होता है शुरू शुरू में। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। चलिए देखिए, इसको बात करते हैं हम लोग। ये है जाइगोट। क्या है? जाइगोट। जाइगोट वो चीज है जो दो जनरेशन्स को जोड़ता है। क्यों? क्योंकि ये अगर मान लो पेरेंट है, ये अगर पेरेंट है, ठीक है, और ये भी एक पेरेंट है, ये मेल है और ये फीमेल है। अब ये दोनों ने अपना अपना डीएनए दिया, ये एक नया सेल आया, ये जो नया सेल आया, ये जो नया सेल आया, ये नया सेल है, ठीक है, न्यू सेल है। तो अब क्या ये पहला जनरेशन था? हाँ। जब ये डेवलप होगा तो क्या दूसरा जनरेशन बनेगा? हाँ जी, ये जनरेशन नंबर 2 बनेगा और ये जनरेशन नंबर 1 था, है ना? तो हुआ ना जाइगोट। जाइगोट दोनों जनरेशंस को जोड़ने वाला लिंक हुआ ना? बिल्कुल हुआ सर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द चेंजेस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले होती है प्यूबर्टी। वेरी गुड, होती है बिल्कुल सही सही सही, A1। उसके बाद प्यूबर्टी के बाद आते हैं ओव्यूलेशन। नहीं कि हाँ ओव्यूलेशन, हाँ प्यूबर्टी के बाद ओव्यूलेशन कर लो, ठीक है, ओव्यूलेशन। चलो भाई ओव्यूलेशन कर लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहले ओव्यूलेशन के पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल।
पहले ओव्यूलेशन की पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहले ओव्यूलेशन की पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो अगर ओव्यूलेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, और ओव्यूलेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन होगा। मतलब ओव्यूलेशन के बाद ही मेंस्ट्रुएशन होगा, तो इसको आप 3 लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन में अगर उसके बाद ओव्यूलेशन के बाद होने के बाद क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, देखो देखो ओव्यूलेशन को है ना हमने लगाया है 2। देखो एक चीज बताते हैं, पहले सबसे पहले प्यूबर्टी, देखो ओव्यूलेशन मतलब एग है, एग क्या है, एक टाइप का गेमेट है, एग एक टाइप का गेमेट है। तो अगर गेमेट है, मान लेते हैं मैं स्पर्मेटोजेनेसिस को oogenesis मान लूं, है ना, तो oogenesis के लिए इसको होना चाहिए पहले 2, ठीक है, और इसको होना चाहिए 3, तो ये हो गया 3 भैया, ये लो ये 3, क्या ये 3, तब ये क्या होगा, ये तो 4 हो जाएगा सर, चलो भाई 4, क्या है 4, 4 4, लो 4 हो गया। इसके बाद 5 मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, पहले होता है मोर्यूला, पहले मोर्यूला मतलब 6, फिर होता है ब्लास्टूला मतलब 7, उसके बाद होता है गैस्ट्रूला मतलब 8, ठीक है, हो गया, इतना डन है। इम्प्लांटेशन, हमने इम्प्लांटेशन छोड़ दिया, इम्प्लांटेशन किसके बाद आएगा, ये आपका होमवर्क है, बताओ इम्प्लांटेशन कौन से स्टेप के बाद आएगा। जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो में जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है ना, ब्लास्टोसिस्ट, वो अटैच होगा टू दी वॉल ऑफ द यूट्रस, टू द एंडोमीट्रियम, तो जब अटैचमेंट होगा उसको हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। तो मैंने इतनी तो बातें बता दी आपको, आपको डिसाइड करना है कि वेयर यू विल प्लेस दिस इम्प्लांटेशन आउट ऑफ दिस, ठीक है। ओके, दिस इज फॉर टुडे, और हम लोग अगले जो वीडियो में आपको मैं बताऊंगा 26 क्वेश्चन नंबर 26 से, और हम लोग और मजेदार बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और भूलिए नहीं आपको रिवीजन करते रहना है, प्रॉपरली रिवीजन करना है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, मुझसे डाउट पूछते रहना है, कांटेक्ट में रहना है और खुश रहना है। सबसे लास्ट में जो सबसे जरूरी बात है, ऑलवेज बी हैप्पी। कोई बात नहीं, अगर आपके हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चीजें तो साइक्लिक हैं, आज नहीं हो रही कल होंगी, आज दुख है तो कल सुख है, आज सुख है तो कल और सुख है, ठीक है। ओके, देखिए, तो दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर, और उसके बाद मिलते हैं फिर। और आप ये वीडियोस रेगुलर देखते रहिए, रेगुलरली देखते रहिए, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए इसको, ताकि नोटिफिकेशंस आते रहें, और बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने चहेतों को, जिनका आप भला चाहते हैं उनको आप इसको शेयर भी करिए प्रॉपरली, ठीक है। ओके, बाय।